मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप बीकानेर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और आपका जो पेपर होने वाला है, कौन सा, जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का, हिंदी भाषा व्याकरण एवं संप्रेषण समय का जो आपके सामने पेपर होगा, उससे संबंधित ये वन शॉट क्लास होने वाली है। पूरा का पूरा रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ आपको पीडीएफ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाकर है वो डाउनलोड कर सकते हो। सारे के सारे विद्यार्थी, वहाँ पर लिखा हुआ जनरल हिंदी की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करोगे आपके पास लिंक खुल जाएगा और वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पूरी पूरी क्लास है वो अच्छे से एंजॉय करना। धन्यवाद। जो कहाँ पर उत्पन्न होती है, समाज में ही उत्पन्न होती है और समाज में ही वो विकसित होती है, मतलब समाज में उसका निर्माण होता है और समाज में ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। भाषा परिवर्तनशील है, इसमें समय के साथ बदलाव होते रहते हैं। तो भाषा की बात करें, ये परिवर्तनशील है एक प्रकार की, जो समय के साथ उसमें क्या होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि आज के समय आप जो भाषा का उपयोग करते हो, है ना, अब देखो इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया का उपयोग से कुछ नए शब्द उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, ना, नए भाषाओं का उपयोग होता चला जा रहा है। पहले हिंदी अलग थी, पहले समाज में संस्कृत भाषा बोलते थे, फिर क्या प्राकृत भाषा बोलने लगे और फिर खड़ी बोली का उपयोग में करने लगे। और अब धीरे धीरे जब अंग्रेज वगैरह है तो उसमें इंग्लिश भी जुड़ गई थी। तो यही है, भाषा क्या एक प्रकार की परिवर्तनशील है और समय समय पर इसमें बदलाव भी होते रहते हैं। अगला है, स्वर और ध्वनि में क्या अंतर होता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है जिसे बोला और सुना जाता है। तो ध्वनि की बात करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये ध्वनि है, ये क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, और इसे क्या है, बोला और सुना जा सकता है। तो ध्वनि को क्या किया जा सकता है, आप बोल भी सकते हो और सुन भी सकते हो, उसी को क्या कहा जाता है, ध्वनि के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जो अपन वर्ण है वो कैसा लिखित रूप है, जैसे कै, ख, ग, अपन ये सब लिख रहे हैं, ये क्या है, वर्ण है। और ये कैसा होता है, आपके सामने लिखित रूप होता है। यानी ध्वनि को लिखने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहा जाता है। तो ध्वनि तो वो होती है जो अपन बोलते हैं, वो ध्वनि हो गई, और जिन जो बोले हुए शब्दों को अपन लिख देते हैं उनको क्या कहा जाता है, वर्ण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, सप्त ऋषि शब्द का आपके सामने संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों, सप्त ऋषि जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, सप्त प्लस ऋषि क्या बनता है आपके सामने, सत प्लस ऋषि जो शब्द है वो बनता है, और ये किसका होता है, गुण संधि का उदाहरण है। सप्त प्लस अलग हो जाएगा, प्लस आपके सामने जो ऋषि है वो इससे जुड़ा होता है, वो अलग हो जाता है। तो कौन सी संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण आपके सामने। अगले वाला है, प्रति उपसर्ग लगाकर कोई शब्द बने। तो प्रति आपके सामने उपसर्ग लगाकर अपन दो आपके सामने क्या बना, शब्द बनाने हैं। तो क्या बनेगा, प्रति प्लस दिन, क्या बनेगा, प्रतिदिन बनेगा, प्लस प्रति प्लस कुल, क्या बनेगा, प्रतिकूल। प्रति प्लस कुल है वो आपके सामने बनेगा। तो देख लेना, प्रतिदिन और प्रतिकूल है। और किसी के भी आप पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं प्रति के पूछे जाए, लेकिन लगभग चांस है कि प्रति का ही पूछेगा वो। अगला है, वाक्य शुद्धि से आप क्या समझते हो। वाक्य शुद्धि का अर्थ होता है वाक्य में व्याकरण संबंधित अशुद्धियाँ, जैसे वर्तनी, शब्द, क्रम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि की गलतियों को सुधार कर उसे सही और सार्थक बनाया जाए। वाक्य शुद्धि क्या होती है, कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है, कोई भी वाक्य पूरा का पूरा लिखा जाता है, उसमें वाक्य में व्याकरण से संबंधित जो अशुद्धियाँ देखने को मिलती है, जैसे वर्तनी हो गई, शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया हो गई, इन सब की जो गलतियां होती हैं, इन गलतियों को सुधार कर उन्हें सही क्रम में लिखा जाए, उसी को क्या कहा जाता है, वाक्य शुद्धि के नाम से जाना जाता है। जैसे राम आम लड़की, जो लड़का थी, ऐसे थोड़ी लिख सकते हो आप, राम एक आम लड़का थी, ऐसे नहीं लिख सकते, था लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां देखने को मिलती हैं वाक्य में, उनको सुधारा जाए, जिसमें क्या है, जो पूरी व्याकरण की गलतियां हो गई, जैसे वर्तनी हो गई, शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया हो गई, उसी को वाक्य शुद्धि के नाम से जाना जाता है। अभिराम व अविराम शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अभिराम शब्द और अविराम शब्दों का क्या अर्थ होता है। तो अभिराम शब्द होते हैं, कैसे शब्द होते हैं, नाम से समझिए, अभी प्लस राम, तो कैसे होंगे, सुंदर व मनोहर। तो जो सबसे ज़्यादा सुंदर व मनोहर शब्दों के लिए अभिराम शब्द का यूज किया जाता है। और अविराम शब्द कौन से होते हैं, बिना रुके लगातार, जिन शब्दों का बिना रुके और लगातार उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, अविराम शब्दों के नाम से जाना जाता है। तो जो शब्द सुनने में, जो दिखने में सुंदर और मनोरम होते हैं उसको अभिराम, और जिनको बिना रुके आप लिख सकते हो उनको अविराम शब्दों के नाम से जाना जाता है। नाम से याद करो, विराम के आगे ए लग गया, ए किसके लगता है, जिसके नहीं के शब्द में, तो विराम का अर्थ होता है रुकना, और ए लग गया तो जिसको आप बिना रुके जिस शब्दों को समझ सकते हो। अगले वाला है, अध जल गगरी छलकत जाए, लोगोक्ति का क्या अर्थ होता है। तो अध जल
गगरी छलकत जाए का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कम ज्ञान या योग्यता वाले व्यक्ति ज़्यादा दिखावा करता है। तो अध जल गिरी छलकत जाए, इसी का अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति होता है उसके पास ज्ञान कम है, जितना वो दिखावा कर रहा है उससे उसके पास क्या बहुत कम ज्ञान है, लेकिन वो दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहा है। समझ में आ गया आपके सामने? अगला वाला पॉइंट क्या, निविदा किसे कहते हैं? निविदा और टेंडर एक प्रकार की सार्वजनिक आमंत्रण होता है जो सरकार या किसी संस्था द्वारा किसी कार्य को करने, वस्तु को खरीदने बेचने के लिए क्या ठेकेदार व फर्म से प्रस्ताव मांगने के लिए जारी किया जाता है। तो जो निविदा व टेंडर होती है ना, वो क्या एक प्रकार का सार्वजनिक आमंत्रण हो गया। जैसे सरकार कोई भी प्रकार का ठेका छोड़ती है, जैसे आपका गाँव है, आपके गाँव की जो सड़क बन रही है उसके लिए सरकार ठेका छोड़ेगी, है ना, सरकार की भाई जो आपकी ग्राम पंचायत है उसमें 10 लाख रुपए की सड़क निर्माण करनी है, जो ठेकेदार उसमें सड़क का निर्माण करना चाहता है वो अपने अपने फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, निविदा के नाम से जाना जाता है। सरकार जो एडवर्टाइजमेंट निकालती है ना, आप कोई भी अखबार उठाना, उसके जो मिडल पेज आते हैं ना, वहाँ पर ऐसी प्रकार के आपको निविदा लिखा हुआ मिलेगा और वहाँ पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे। अगले वाला पॉइंट है संक्षेपण का क्या अर्थ होता है? तो संक्षेपण के दो गुण क्या होते हैं? पहले संक्षिप्तता, मूल पाठ के 1/3 भाग में लिखा जाना चाहिए। तो संक्षेपण का ये होता है कि जो मूल पाठ होता है उसके 1/3 भाग में क्या लिखते हैं? अपन संक्षिप्तता लिखते हैं, मतलब अपन छोटे रूप से किसी भी चीज़ को लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? अपन संक्षिप्तता के नाम से जाना जाता है। स्पष्टता की बात करें, संक्षेपण में मूल भाव स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छूटनी चाहिए। और स्पष्टता में क्या होता है, जब संक्षेपण में लिखोगे तो जो मूल अर्थ होता है कोई भी चीज़ का उसको लिखना होता है, इसमें कोई भी जानकारी छूटनी नहीं होती है। संक्षिप्तता में क्या लिखा जाता है? आप कोई भी पूरा अगर एक पन्ना है तो उसका आधा भाग, ऐसे समझ लो 3 पन्ने लिखने हैं आपको कोई भी निवेदन में, तो उसमें क्या करते हैं, एक पन्ना में आप संक्षिप्तता में लिखोगे और 2 पन्ने में आप स्पष्टता लिखोगे, यहाँ पर सारी की सारी जानकारी दोगे। पहले पन्ने में आप मोटा मोटा बता दोगे कि इस चीज़ में क्या होने वाला है। अगले वाला पॉइंट क्या, पलवन का उद्देश्य किसी सूक्ति, पलवन क्या होता है? तो पलवन का क्या उद्देश्य होता है? पलवन का उद्देश्य किसी सूक्ति, कहावत या विचार को विस्तार पूर्वक समझाना होता है। तो पलवन क्या होगा, कोई भी कहावत हो गई, कोई विचार हो गया, जैसे अलगत जो था आपके सामने, अध जल गगरी छलकत जाए वाली थी, उसका जो अपने पूरा का पूरा अर्थ समझा है उसको क्या कहा जाता है? अपन आपके सामने पलवल के नाम से जाना जाता है। और जिसको अपन किसके माध्यम से समझेंगे, जैसे मैंने समझा दिया कि आपके गांव का आपके कक्षा में एक बच्चा है जिसको ज्ञान पूरा है नहीं, लेकिन वो सारे दिन ज्ञान देता रहता है, तो वो क्या है, अध जल गगरी छलकत जाए वाली बात है। समझ में आ गया? तो उसको क्या कहेंगे अपन? पलवन के नाम से जानेंगे, क्योंकि कोई एक कहावत थी, मुहावरा था, उसका उपयोग किया और फिर मैंने उसके अर्थ को भी स्पष्ट किया। अब बात करेंगे अपन जो यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपके सामने अब छोटे वाले प्रश्न हैं, इनको अपन कवर करेंगे, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में वर्ण व्यवस्था व शब्द भंडार पे प्रकाश डालिए। तो हिंदी में कितनी वर्ण व्यवस्था होती है और शब्द भंडार क्या होता है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। हिंदी की वर्णमाला में वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। तो हिंदी की वर्णमाला की बात करें किस प्रकार की है, ये एक पूरे वैज्ञानिक ढंग से बनी हुई है और पूरी की पूरी व्यवस्थित ढंग से बनी हुई है। इसमें कुल 52 वर्ण व 11 स्वर हैं। तो कुल कितने देखने को मिलते हैं? 52 वर्ण देखने को मिलते हैं और 11 स्वर है वो कुल देखने को मिलते हैं। स्वर में क्या, ए आ ई उ ए ओ ओ आ, ये सब देखने को मिलते हैं। और क्या है, 41 व्यंजन होते हैं। तो 11 स्वर है और बाकी के क्या कहे गए, ये आपके सामने कुल मिला के मतलब आपके सामने 41 व्यंजन है। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण कहाँ से, कंठ से, कुछ कंठ से निकलते हैं, ड, तो ड कहाँ से निकला आपका, कंठ से, कुछ तालव्य से, च आपके कहाँ से, तैलव्य से, कुछ मूर्धन्य से निकलता है और कुछ दंत से, जैसे तय देखना आपका ता कहाँ से, दंत से निकल, और कुछ ओष्ठ से, कुछ होठों के ध्वनि से निकलती है को देखना आपके सामने है तो उससे आ रहा है। वह को देखो, वह आपका ओष्ठों से निकल के आ रहा है। और इनका जो प्रयत्न है वो कैसे, स्पर्श से, अंत स्पर्श से और समाग पर आधारित होता है। तो कैसे कैसे निकलते हैं, कुछ शब्द वो आपकी स्पर्श है, जैसे तय बोला तो आपके दांतों का स्पर्श हो रहा है, आपकी जीभ का, तो उससे निकल रहा है। कुछ अंत से, कुछ आपके तालू से टच होके आते हैं और कुछ आपके उष्मा से निकल जाते हैं। ड कैसे निकल के आ रहा है, आपने बोला तो घर्षण से वो निकल के आ रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार होता है जहाँ पे स्पर्श, अंतस्थ व उष्मा से निकल कर आते हैं। शब्द भंडार की बात करें, हिंदी का शब्द भंडार बहुत ज़्यादा विशाल होता है। इसमें हिंदी शब्दों के 4 प्रमुख स्रोत होते हैं। तो आपके सामने जो शब्द होते हैं, जो हिंदी है उसमें जो शब्द भंडार है उसका क्या होता है, मुख्य स्रोत है। जिसमें पहला कौन सा है, तत्सम शब्द।
संस्कृत से सीधे आए हुए शब्द कैसे होते हैं? तत्सम शब्दों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अग्नि हो गया, वायु हो गया, ये कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। और तत्सम में भी कौन से शब्द हैं? जो सीधे के सीधे संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और ऐसा कैसा आप अपन उपयोग करते हैं। जैसे अग्नि है, ये संस्कृत का शब्द है लेकिन इसको अपन ऐसा कैसा प्रयोग करते हैं। वायु है, ये भी आपके सामने संस्कृत का प्रयोग शब्द है लेकिन इसको ऐसा कैसा हिंदी में उपयोग किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है तद्भव। संस्कृत से परिवर्तित आए हुए शब्द, तो कुछ शब्द हैं जो समान नहीं है, बदलकर थोड़े आ गए हैं, है ना, जिनको परिवर्तित कर दिया आपने। अब अग्नि को अपन क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। वायु को अपन हवा करके बोला, तो ये कौन से शब्द हो गए? तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वो जो संस्कृत से बदलाव करके हमारी भाषा में आए, और तद्भव वो जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हमारी भाषा में आ गए, वो वाले शब्द। अगले वाले की बात करें आपके सामने, अगले वाला पॉइंट है देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? स्थानीय भाषाओं और बोली से आए हुए शब्द। तो जो देशज शब्द कैसे? देसी शब्दों से समझ लो, समझ में आ गया? जो आपको देसी भाषाएं हैं, जो आपकी खुद की भाषाएं हैं, उनसे जो शब्द और बोली आई है उसको अपन क्या कहते हैं? देशज शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे लोटा हो गया, पगड़ी होगी, ये शब्द कैसे हैं? अपने खुद के भारत के लोगों के शब्द हैं और ऐसे के ऐसे आपने यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं। समझ में आ गया? देसी शब्द समझ लो आप, जिनको जैसे लोटा है, पगड़ी है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। विदेशी शब्दों की बात करूं, विदेशी भाषा से आए हुए शब्द, जो विदेशी भाषा से आपके ऐसे कैसे शब्द प्रयोग हो रहे हैं उनको विदेशी शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे अंग्रेजी के शब्द आपके सामने मुख्यतः डॉक्टर, स्कूल, किताब। फ्रेंच भाषा एक शब्द, अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं जो अंग्रेज भारत में आए और उन शब्दों को ऐसा कैसा छोड़कर चले गए, उनको क्या कहा जाता है? आपको विदेशी शब्दों के नाम से जाना जाता है। यूनिट नंबर 2 की बात करें, संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संधि दो वर्णों के मेल के होने वाले विकार को कहते हैं। मतलब दो शब्दों से आपकर मिलकर बनती है, दो शब्दों के टूटने से जो निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है? संधि को कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से आपको, जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय बन गया, समझ? विद्यालय, और इसमें वर्णों में परिवर्तन होता है। जैसे दो वर्ण आपस में मिलते हैं, इससे इनके वर्णों में परिवर्तन देखने को मिलता है और एक कंप्लीट शब्द का निर्माण होता है। संधि 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की देखने को मिलती है? मुख्यतः 3 प्रकार की देखने को मिलती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। समास की बात करें, दो या से दो से अधिक शब्दों के मेल को एक नया सार्थक शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास के नाम से जाना जाता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के जो मेल है उससे एक नया शब्द का निर्माण होता है, एक नया सार्थक शब्द। सार्थक जिसका मतलब सही तरीके से अर्थ निकले उसको सार्थक शब्द कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं अपन? समास के नाम से जानते हैं। जैसे राजा का पुत्र क्या कहलाता आपके सामने? राजपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें शब्दों के बीच में भी विभक्तियां विलुप्त हो जाती हैं और इसमें क्या होता है आपके सामने? जो शब्दों के बीच में जो अंतर था वो क्या हो जाता है? आपके सामने विलुप्त हो जाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो आपके सामने अगर समास की बात करें वो कुल 6 प्रकार का होता है। अव्ययभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, क्रमधारय समास हो गया, द्विगु समास हो गया और आपके सामने बहुब्रीहि समास हो गया। तो ये कुछ मुख्य प्रकार के आपने समास के क्या होते हैं आपके सामने? प्रकार होते हैं। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, उसके बीच में आपको क्या करना है? अंतर को स्पष्ट करना है। मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं जो वाक्य का हिस्सा बनकर प्रयोग होते हैं। तो मुहावरे कौन होते हैं? मुहावरे आपके सामने एक वाक्यांश होते हैं जो वाक्य का क्या, जिनको हिस्सा बनाकर उपयोग किया जाता है। समझ आ गया? जैसे अदजल गगरी छलकत जाए, समझ में आ गया आपके सामने? इस तरीके से मुहावरा हो गया। ज्योति चटकाना हो गया। इस प्रकार के आपके सामने जो शब्द होते हैं जो एक वाक्य का वाक्यांश होते हैं जो वाक्य का हिस्सा बनकर प्रयोग होते हैं, ऐसा कैसा वाक्य के रूप में उनको प्रयोग किया जाता है और सामान्यतः अर्थ न देकर को विशेष अर्थ देते हैं। और जब आप उनको पढ़ते हो तो उनसे अब अद जल गगरी छलकत जाए, समझ में आ गया? जिसका अर्थ तो अलग हो गया कि भाई मटका है वो छलक रहा है, पानी बाहर आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ कुछ और होता है। समझो, है एक सामान्य वाक्य लेकिन इसका अर्थ समझोगे तो इसका अर्थ आपको और दूसरा निकल कर आता है। जैसे कि नाक काटना हो गया, इस प्रकार के शब्दों को उपयोग में लिया जाता है। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य का निर्माण करती है। लोकोक्ति होती है वो क्या होते हैं? एक पूरा का पूरा वाक्य होता है, उसका निर्माण करने का कार्य करती है। जैसे
जो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र कथन है, जिससे क्या होता है एक पूरे के पूरे एक स्वतंत्र कथन का इससे निर्माण होता है और किसी भी सत्य या अनुभव को प्रकट करती है। साथ के साथ ये क्या बताती है, कोई भी सत्य हो गया, कोई भी अनुभव है, उसको प्रकट करने का कार्य करती है। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये आपके सामने एक सामान्य सा शब्द है, उसका वही अर्थ निकल रहा है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। तो फर्क दोनों में क्या है, लोकोक्ति होती है, इसमें क्या होता है आपके सामने जैसा जो वाक्यांश है उसी का वही अर्थ निकल रहा है, और जो आपने मुहावरा है उसमें जो वाक्यांश है उसका अर्थ आपके सामने अलग प्रकार से निकल के आता है, उसको वाक्यांश को जब आप पढ़ते हो तब उससे। महत्व की बात करें, दोनों ही भाषा के सबसे प्रभावशाली और रोचक बनाते हैं। तो आपको पता है जो लोकोक्ति हो गई और मुहावरा हो गया, दोनों का आप कहाँ पर प्रयोग करते हो, अपनी भाषा शैली के अंदर प्रयोग करते हो, और दोनों का क्या अपना अपना एक अलग प्रकार का अर्थ निकल कर आता है। दोनों ही इसके अर्थ को क्या बनाते हैं, शानदार बनाने का कार्य करते हैं। कोई भी शब्दांश हो गया उसको बहुत अच्छा, रोचक और शानदार तरीके से पेश करने का कार्य होता है। इसका भाषा में प्रयोग से क्या होता है, इसका जो प्रयोग भाषा में किया जाता है इससे संक्षिप्तता, संजीवता और गहराई आती है। तो इन शब्दों का अगर आप अपनी भाषा में प्रयोग करते हो इससे भाषा में गहराई आती है, संजीवता आती है और साथ के साथ आपके सामने वास्तविकता आती है। समझ में आ गया आपके सामने दोनों का महत्व को। अगले वाला पॉइंट है, शिकायती पत्र लिखते समय एक प्रारूप का मुख्य बिंदु बनाएं। तो आप जैसे शिकायती पत्र लिख रहे हो इसके प्रारूप के बारे में आपको बताना है, इसका मुख्य बिंदु क्या होता है। प्रेषक का पता और दिनांक, तो आप जब एक पूरा शिकायती पत्र लिख रहे हो इसमें क्या होगा, आपको प्रेषक का पता है और प्रमुख बिंदु है। सबसे फिर क्या आपको सेवा लिखी जाती है। शिकायती पत्र लिख रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या लिखा गया, यहाँ पर प्रेषक जो लिखने वाला है उसके पता के बारे में लिखा। जैसे कि आपने लिखा 10 से 15 आपके वार्ड नंबर हो गए, फिर आपके गाँव का नाम हो गया, ये सब चीज़ें आपने लिखी। फिर उसके नीचे आपने दिनांक लिखी, जिस डेट को लिख रहे हो 10 या 15 तारीख को। फिर क्या लिखोगे आप, सेवा में क्या लिखोगे, सेवा में लिखोगे। फिर आप जिस अधिकारी को लिखना चाह रहे हो, जैसे कि आप लिखना चाह रहे हो जलदाय विभाग को, तो जलदाय विभाग लिख दिया और उसके जो जयन साहब उनका नाम और नीचे उसको कहाँ पर है उसका नाम। फिर आपके सामने मुख्य भाग लिखा जाता है जहाँ पर फिर आप क्या लिखोगे, विषय लिखोगे। क्या लिखा जाएगा, विषय किससे संबंधित, जल संकट से संबंधित लिख दिया, जल संकट की समस्या, अपने गांव में जल संकट की समस्या पर आपने लिखा है, विषय हो गया। फिर आपने संबोधन दिया, क्या, महोदय का नाम लिखा। समझ में आ गया आपके सामने। फिर आपने क्या, आपकी जो मुख्य शिकायत है वो आपने पूरा भाग लिखा कि हमारे गांव में जो पिछले कुछ दिनों से जो पानी की समस्या चल रही है, जल का संकट चल रहा है, उसके तरफ कोई भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। फिर क्या आपके सामने, आपने नीचे धन्यवाद और भवदीय लिखकर अपना नाम खत्म कर दिया। अगर आप कोई भी शिकायती पत्र लिख रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाषा हमेशा विनम्र होनी चाहिए लेकिन दृढ़ नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी भाषा का प्रयोग करते हो वो किस प्रकार की होनी चाहिए, आपके सामने विनम्र होनी चाहिए और उसमें दृढ़ भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। शिकायती पत्र स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। तो कोई भी प्रकार का शिकायती पत्र उपयोग कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। समस्या के साथ साथ समाधान का भी सुझाव होना चाहिए और उसमें समस्या के साथ साथ उसमें क्या, आपको समाधान के बारे में भी बात करनी है। समझना, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ शिकायत ही किए जा रहे हो, उसमें समाधान की बात नहीं कर रहे हो, आपको दोनों चीज़ें करनी है। शिकायत कर रहे हो तो साथ के साथ समाधान भी बताओ सामने वाले को। अगले वाला पॉइंट है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई का पलवन कीजिए। तो ये जो आपके सामने जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई का पलवन क्या होगा, इस सूक्ति का अर्थ है कि दूसरों की भलाई करने से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। तो इसमें क्या कहा कि इस जीवन में अगर आप कोई व्यक्ति का भला कर देते हो, कोई इंसान को सुखी कर देते हो जीवन में, उससे बढ़कर आपके सामने इस दुनिया में कोई भी दीन धर्म, कोई भी भलाई का कार्य नहीं हो सकता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के कल्याण का काम करना है। और कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मानव जीवन में कोई भी व्यक्ति है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अगर वो दूसरों की भलाई का काम कर देता है, दूसरों के लिए अच्छाई का काम कर देता है, तो उससे बढ़कर उसके लिए कोई भी भलाई का कार्य नहीं हो सकता है। यह विचार हर धर्म और संस्कृति में पाया जाता है और अगर आप इस विचार को समझो तो इस प्रकार की विचारधारा हर धर्म में आपके सामने पाई जाती है। परोपकार केवल दान पुण्य तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। तो कोई भी प्रकार का परोपकार कर रहे हो वो कोई केवल कहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए, दान पुण्य तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें किसी को सही राह दिखाना, किसी की मदद करना, किसी के दुख व सहानुभूति को स्पष्ट
प्रकट करना भी शामिल है। तो परोपकार का सिर्फ यही प्रयोग नहीं है कि वो दान पुण्य तक लोगों को आपने दान दे दिया, भाई किसी को कोई भिखारी आ रहा आपके सामने, उसको आपने 20 रुपये दे दिया, तो यही आपके सामने कोई भी व्यक्ति का परोपकार नहीं है। बल्कि वो भिखारी आया, आपने उसको क्या किया, उसको अपने पास बैठाया, उसको पूछा कि क्या समस्या है, उस व्यक्ति को कोई आश्रम में छोड़ दिया, या फिर आपने क्या कर दिया, अगर उस व्यक्ति को क्या है कोई जॉब वगैरह की जरूरत थी, आपने उसको वो दे दी। बशर्ते वो करते नहीं है, लेकिन मान लो अगर आप उसकी, अगर वो इच्छा है उसकी, अगर वो करना चाहता है, अगर उसको नहीं मिल रहा, उसकी मजबूरी में ये सब कार्य कर रहा है, तो आप उसको ऐसा काम दिला दिया, तो ये एक वास्तविकता में क्या है, एक आपका सही तरीके से भलाई का काम है, परोपकार का काम है। बल्कि किसी को सही राय दिखाना, किसी के साथ किसी की मदद करना या किसी के दुख में सहानुभूति प्रकट करना भी शामिल है। तो कोई भी इंसान है, उसको उसके बुरे वक्त में उसके जो उसके प्रति आपने सहानुभूति प्रकट कर दी, उसको कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तो ये शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है कोई भी व्यक्ति को। यह समाज के एक साथ बांधने वाला मजबूत संबंध होता है, और इस प्रकार के अगर आप रिश्ते बनाते हो तो इस प्रकार से समाज में एक बहुत ही गहरा बदलाव देखने को मिलता है। तो ये थे आपके सामने छोटे वाले प्रश्न। अब अपन देखेंगे जितने भी बड़े वाले प्रश्न होते हैं इनको देखेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिसमें क्रिया, विभक्ति, सर्वनाम, क्रिया विशेषण व अव्यय संबंधित बिंदुओं को शामिल करें। पहला पॉइंट है क्रिया। हिंदी में क्रिया लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलती रहती है। तो हिंदी की बात करें, वो क्रिया लिंग, वचन और कारक के अनुसार धीरे धीरे बदलती रहती है। जैसे लड़का जाता है और लड़की जाती है, तो आपके सामने जो हिंदी है उसमें क्रिया, वचन, लिंग के आधार पर जो चीज़ें वो धीरे धीरे बदलती रहती हैं। जैसे लड़के के लिए अपन जाता है प्रयोग करते हैं क्रिया में, और लड़की है वो कैसे बदलते हैं, जाती है। तो लिंग और वचन के आधार पर बदल गए ना, समझ में आ गया। खाता है, खाती है, ये हिसाब से कोई कौन सा लिंग है, भाई पुरुष है तो जाता आएगा, ता आएगा, और अगर लड़की है तो ती आएगा। तो कैसे बदल गया, लिंग के वजह से, वचन के वजह से बदल गया। क्रिया वाक्य के अंत में आती है, और कोई भी क्रिया करते हो, जैसे वह खेल रहा है, तो रहा है समझ, खेल रहा है, खेलना आगे आपके सामने कैसे आ रहा है, आपके कोई भी शब्द उसके आखिर में आता है, जिससे वाक्य की संरचना सुनिश्चित होती है। और इस चीज़ से क्या है, कोई भी वाक्य होता है उसकी संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। विभक्ति। हिंदी एक विभक्ति प्रधान भाषा है। तो हिंदी की बात करें, यह आपके सामने एक विभक्ति मतलब डिविडेंट का इसमें क्या प्रधान भाषा होती है। इसमें संज्ञा और सर्वनाम के साथ साथ कारक चिन्ह जैसे ने, का, को, से, का, के, की का प्रयोग होता है। तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम के साथ साथ आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं, ने हो गया, को हो गया, से हो गया, का हो गया, के हो गया, की हो गया, इन सब का आपका प्रयोग होता है, जो शब्दों के बीच में संबंध स्पष्ट करते हैं। और इनका क्या कार्य होता है, ये कोई भी शब्द होते हैं इनके बीच में उनका जो संबंध होता है उसको स्पष्ट करने का कार्य करते हैं। अगले वाले पॉइंट की बात करें सर्वनाम की। हिंदी में सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। तो आपके सामने जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, हिंदी में जो आपके सामने जो बार बार प्रयोग हो रहा है जो संज्ञा का, उसमें जैसे कि राम आम खाता है, राम खेलने जाता है, राम घर आया है, तो ये बार बार राम का प्रयोग नहीं है, इसलिए क्या किया जाता है, अपन संज्ञा के राम संज्ञा, इसकी जगह अपन सर्वनाम वह का प्रयोग कर सकते हैं। तो संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको रोकने के लिए अपन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये भी लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। और ये भी कैसे बदलते रहते हैं, कोई भी लिंग हो गया, कोई वचन हो गया, कोई कारक हो गया, उनके अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे वह हो गया, वह, वे हो गया, है ना, इस प्रकार के उपयोग में लिया जाता है। विशेषण की बात करें, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण का क्या कार्य होता है, वे संज्ञा और सर्वनाम होती है उनकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे हिंदी में विशेषण प्राय विशेषण से पहले आते हैं, और हिंदी भाषा में आपके सामने जो विशेषण होते हैं वो कैसे आते हैं, वो आपके सामने संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं। जैसे सुंदर लड़का हो गया, लड़की हो गया, उस तरीके से ये प्रयुक्त होते हैं। अव्यय की बात करें, अव्यय वे शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, ये हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं। तो अव्ययों की बात करें, ये कैसे होते हैं, जहाँ पे लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया आदि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि हमेशा कैसे हैं, जैसे के जैसे थे वैसे के वैसे उनको उपयोग में लिया जा रहा है। जैसे कि और, लेकिन, और, धीरे धीरे, समझ में आ गया। मतलब ये जो कनेक्टर होते हैं जोड़ने का कार्य करते हैं, और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, कोई भी शब्द की जो आपके सामने प्रभावशालीता बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इनका उपयोग जैसे थे वैसे के वैसे, जो के त्यों उपयोग करने में उपयोग किया जाता है।
अगले वाला पत्र लेखन के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? शासकीय व अशासकीय पत्र का वर्णन करो और इनके महत्व के बारे में बताओ। पहला पत्र है शासकीय पत्र। यह पत्र सरकारी कामकाज में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। नाम से पता चलो शासकीय पत्र कोई भी शासन काल में लिखे जा रहे हैं तो ऐसे पत्र होते हैं, ऐसे सरकारी कामकाज होते हैं के पत्र होते हैं जो एक कार्यालय क्या लिखता है, दूसरे कार्यालय को लिखता है। समझ में आ गया? एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिख देता है, इसी को क्या कहा जाता है? शासकीय पत्र के नाम से जाना जाता है। इनकी भाषा औपचारिक और स्पष्ट और सटीक होती है। तो इनकी किस प्रकार की भाषा प्रयोग की जाती है? एकदम स्पष्ट भाषा और सटीक भाषा के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? आपके सामने जैसे कोई एडिटर है, आप कोई भी नोटिस निकलता है, आपकी कॉलेज है, कॉलेज का जो भी नोटिस निकलता है यूनिवर्सिटी के द्वारा एकदम स्पष्ट भाषा में, साफ भाषा में लिखा होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? शासकीय पत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? कोई सरकारी आदेश देने के लिए, कोई निर्देश देने के लिए और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और ये जो शासकीय पत्र होते हैं इनका प्रयोग किस में लिया जाता है? कोई भी सरकारी आदेश जारी करने के लिए, कुछ निर्देश और कुछ सूचनाओं का आपके सामने आदान प्रदान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला पॉइंट है अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र कौन से होते हैं? ये पत्र सरकारी होते हुए भी इनमें व्यक्तिगत या अनौपचारिक लहजा होता है। तो अर्धशासकीय पत्र कौन से होते हैं? ये सरकारी पत्र तो होते हैं लेकिन इनमें व्यक्तिगत व अनौपचारिक लहजा होता है। कैसा लहजा होता है? अनौपचारिक रूप से प्रयोग किया जाता है और साथ के साथ ये औपचारिक भी होते हैं। एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को विशेष मामले में पर व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा जाता है। साथ के साथ कब लिखा जाता है? जब एक अधिकारी है ना दूसरे अधिकारी को कोई चीज़ ध्यान दिलाने पर, जैसे उसने लिखा कि आपकी ग्राम पंचायत की सड़क फूटी हुई है ना, पानी नहीं आ रहा है, तो जल्दाई वाक्य अधिकारी के को शिकायत पहुंची या कलेक्टर को शिकायत पहुंची, उसने क्या है जेएन के पास मैसेज क्या कि आप उस गांव के पानी की समस्या को सुधारिए। तो इसको क्या कहा जाएगा? अर्ध शासकीय पत्र के नाम से जाना जाएगा। इनका प्रयोग आपसी संबंध और किसी कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को उसका अधिकार याद दिलाता है, साथ के साथ कोई भी कार्य है उसको जल्दी करने की सलाह भी देता है। महत्व की बात करें, ये पत्र सरकारी और व्यवसायिक कार्य प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो ये पत्र कैसे होते हैं? ये पत्र सरकारी और व्यवसायिक जो कार्य प्रणाली होती है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक होते हैं। ये सूचनाओं को लिखित रूप से व सुरक्षित रखने व जवाबदेही तय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? इनको सूचनाओं को लिखित रूप से लिखने के लिए और जो आपके सामने जो जवाबदेही तय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ के साथ प्रशासनिक कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने में भी मदद करते हैं। समझ में आ गया आपको सारे के सारे? अगले वाला क्या है? अगले वाला प्रश्न है आपको सामने निबंध लिखना आपको एक टॉपिक दे रखा मैंने, राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की क्या भूमिका है, इसके बारे में। आपके सामने पहला क्या है? इस निबंध में युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बताया जा रहा है। मतलब ये जो है इसमें अपन कैसे देखें कि राष्ट्र की सबसे बड़ी निधि क्या है, शक्ति क्या है? युवा पीढ़ी है। आजकल के युवा कैसे हैं? शिक्षित हैं, विज्ञान, तकनीक, खेल और राजनीति क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आजकल के युवाओं को देखोगे तो अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कर रहे हैं। कोई तकनीक में बढ़िया है, कोई खेल में बढ़िया, कोई राजनीति में अच्छा है। उनमें नवाचार व ऊर्जा व बदलाव लाने की क्षमता, और इनमें किस प्रकार की क्षमता है कि वो समाज में क्या ला सकते हैं? बदलाव ला सकते हैं, नवाचार ला सकते हैं और अपनी ऊर्जा से समाज में बदलाव देख सकते हैं। साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक न्याय जैसी चुनौतियों का सामना करने में इनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। और समाज में जो साइबर सुरक्षा हो गई, जलवायु परिवर्तन हो गया और सामाजिक न्याय है, उन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ये हमेशा आपके सामने क्या है? हमेशा तैयार रहते हैं। यह भी लिखा जा सकता है कि युवाओं को सही मार्गदर्शन, शिक्षा व अवसर प्रदान करना सरकार और समाज की जिम्मेदारी है। तो युवाओं को अगर जो सही दिशा मिले, जैसे रोजगार दिलाना किसका काम है? सरकार का काम है। समझ में आ गया? सही मार्गदर्शन दिखाया जाए, सही से उनकी शिक्षा का ध्यान दिया जाए, सही से उनको आगे बढ़ने में मदद किया जाए। और ये कैसे होगा? सरकार जब इसके लिए प्रयासरत रहेगी, सरकार लगातार इसके लिए प्रयास करती रहेगी। निष्कर्ष की बात करें, युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर एक मजबूत और विकसित राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। तो युवाओं की जो शक्ति है, युवा शक्ति है, उसको अगर आप सही से प्रयोग करोगे, उसको सही दिशा में उपयोग करोगे तो क्या देश बहुत आगे तक जा सकता है। तो यह आपके सामने जो कंप्लीट जो अर्थशास्त्र पत्र था, जो आपका पेपर होने वाला है, हिंदी भाषा, व्याकरण व संप्रेषण, मैंने कंप्लीट आपको रिवीजन करवा दिया है। अच्छे से पढ़ना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद। के बारे में अध्ययन किया, सर्वनाम के बारे में, विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि विच्छेद, हर चीज के बारे में अध्ययन किया है।
तब आपको हिंदी पर बहुत अच्छी पकड़ हुई है। तो यही है, कोई भी विषय होता है उसका, कोई भी भाषा होती है, कोई भी होती है, उसकी व्याकरण इसीलिए होती है, व्याकरण एक वैज्ञानिक पद्धति होती है जिसके माध्यम से आप किसी भी भाषा को सीख सकते हो। इसका उपयोग सरकारी साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में होता है। और जो आपको हिंदी भाषा है इसका प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में होता है, जैसे सरकारी क्षेत्र हो गया, साहित्यिक और शिक्षा के क्षेत्र में होता है। इसके विपरीत बोली का क्षेत्र सीमित होता है। और जो बोली होती है ना, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। जैसे मैं बोली समझाऊं आपको, आप जब बीकानेर यूनिवर्सिटी के छात्र हो, आपके साइड में जो मारवाड़ी है वो बोली जाती है, समझ में आ गया। और मारवाड़ी क्या बोली है, अब ये कहाँ पर बोली जाती है, आपके क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। अब यहाँ से चले जाओगे आप कोटा की तरफ, तो क्या आपकी भाषा वहाँ पर बोली जाती है? नहीं बोली जाएगी, समझ में आ गई। आप इधर की साइड आ जाओ, चूरू की साइड में, तब भी आपकी भाषा, शायद चूरू तो आपसे अटैच्ड है एकदम, लेकिन आप और कहीं दूसरे क्षेत्र में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, क्या वहाँ पर आपकी बोली बोली जाएगी? नहीं बोली जाएगी। लेकिन हिंदी भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, वो कहाँ पर बोली जाती है? पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। अंग्रेजी पूरी विश्व भर में बोली जाती है। तो बोली होती है वो एक सीमित क्षेत्र तक होती है, और भाषा है वो क्या होती है, उसका क्षेत्र व्यापक होता है, जो बहुत आपके सामने बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। इसका कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता है, ये सिर्फ बोलचाल में प्रयुक्त होती है। और अब थारी मारवाड़ी भाषा है आपकी मारवाड़ी भाषा है, उसकी कोई व्याकरण थोड़ी है। अगर आपको ऐसे बोला जाए, आपके माता पिता ने आपको मारवाड़ी बोलना सिखाया है, अब उनसे कहो कि आप जो मारवाड़ी में शब्द बोलते हैं इनको लिख कर दिखाओ, इनकी व्याकरण दिखाओ, तो नहीं है। लेकिन हिंदी भाषा की व्याकरण है, अंग्रेजी भाषा की व्याकरण है। समझ में आ गया आपके सामने। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, उसमें व्याकरण का प्रयोग होता है। ये संस्कृति, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। बोली का क्षेत्र छोटा होगा, इसका व्याकरण भी नहीं होता है। हिंदी की वर्णमाला में कितने व्यंजन और स्वर हैं? तो हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें कुल 11 स्वर हैं, ए आ ई उ और 33 कुल व्यंजन देखने को मिलते हैं। तो हिंदी भाषा है उसमें कुल कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं। समझ आ गया? तो आपको बताने की जरूरत नहीं, सभी बच्चे को पता है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोहर का शब्द का क्या होता है? मन प्लस हर, मन प्लस हर आपका संधि विच्छेद देखने को मिलेगा। और इसमें कौन सी संधि आपके सामने? विसर्ग संधि है वो देखने को मिलती है। कौन सी संधि देखने को मिलती है? विसर्ग संधि है वो देखने को मिलती है इसके अंदर आपके सामने। अगले वाला टॉपिक है प्राधीन में। प्राधीन में कौन सा उपसर्ग और मूल शब्द है? तो जो प्राधीन शब्द होता है उसमें उपसर्ग पर है और मूल शब्द कौन सा? अधीन। तो क्या होगा? पर प्लस अधीन होगा, पर प्लस अधीन होगा। समझ में आ गया आपके सामने? कौन सा होगा? पर प्लस अधीन होगा। पर उपसर्ग है और अधीन है वो क्या आपके सामने? अधीन है वो आपके सामने इसमें जो मूल शब्द है। समझ में आ गया? और इसका अर्थ दूसरों पर निर्भर करता है मूल शब्द का। वाक्य के प्रमुख अंग कौन से होते हैं? तो वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और विधेय। समझ में आ गया? अच्छे से याद कर लेने वाला प्रश्न देखने को मिलेगा। वाक्य होता है उसके 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे आप अपने दोस्त के बारे में कुछ कह रहे हो, आपने एक पत्र लिखा, उसमें अपने दोस्त से कुछ कह रहे हो कि कैसे मोहन तुम कैसे हो, समझ में आ गया? आजकल तुम कहाँ रहते हो, इस प्रकार की बातें कही, उसको उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए। अब मोहन के उद्देश्य क्या था? मोहन तुम कैसे हो, और आजकल मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, कैसे खराब हुई। ये क्या है? विधेय है। समझ में आ गया आपके सामने? उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। कोई व्यक्ति है, मोहन है, सोहन है, आपके गांव में पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या पर कुछ कहा जा रहा है, उसको उद्देश्य कहा रहा है। विधेय क्या होता है? और पानी की समस्या वो कैसे उत्पन्न हुई। पिछले कई दिनों से आपके सामने जो ट्यूबवेल थी आपके गांव की वो खराब हो चुकी है, आपके जो और संसाधन थे पानी के आपके गांव में आने के वो भी अवरोध हो चुके हैं, अवरोधित हो चुके हैं, बाधित हो चुके हैं, वो पानी नहीं आ पा रहा, वो क्या है? बाधित है। समझ में आ गया आपके सामने? अली और आली शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अली क्या होता है? भोरा, और आली शब्द क्या होता है? सखी। अली शब्द क्या होता है? भोरे को बोला जाता है, और आली शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? सखी के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगले वाला पॉइंट है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पूरी तरीके से अनपढ़ या निरक्षर। तो आपने काफ़ी बार इसको तो सीखा होगा, जो आपके पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अक्सर इसी का प्रयोग करते हैं कि भाई हम तो क्या है, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। सुना होगा ना? इसका अर्थ यही है कि कोई भी व्यक्ति है जो अनपढ़ व्यक्ति है उसके लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि भाई चाहे काला अक्षर हो चाहे काली भैंस हो, उनके लिए तो दोनों समान है। तो भैंस को भी वैसा ही समझते हैं जैसे काले अक्षर को समझते हैं।
अधिसूचना क्या होती है? अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहा जाता है, जिसके माध्यम से किसी नियम, कानून और सरकारी आदेश को सार्वजनिक किया जाता है। तो अधिसूचना क्या होती है? कोई भी जो सरकारी गजट होता है। सरकारी गजट क्या होता है? सरकारी गजट होता है जहां पर सरकार के द्वारा कितना खर्चा किया गया, कितना व्यय किया गया, सरकार की सूचनाएं, सरकार की योजनाएं जहां पर प्रकाशित होती हैं। एक प्रकार का सरकारी अखबार होता है, उसको क्या बोला जाता है? सरकारी गजट के नाम से बोला जाता है। उसमें जितनी भी जो सूचनाएं प्रकाशित होती हैं, जिसके माध्यम से कोई नियम के बारे में आपको पता चल गया, कोई कानून के बारे में और सरकारी आदेश के बारे में पता चल गया, उसी को क्या कहा जाता है? अधिसूचना के नाम से जाना जाता है। अगला है संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य किसी विस्तृत लेख, गद्यांश और उसकी मूल भावना, विचार व तथ्यों को बिना बदले कम शब्दों में प्रस्तुत करना। तो नाम से समझो संक्षेपण। संक्षेपण को आपको संक्षिप्त शब्द कहीं पे दिखाई दे रहा है ना, तो संक्षिप्त शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई भी चीज को छोटे शब्दों में लिख दिया। जैसे आपने क्या कहा, क्या कर रखा था? आपके सामने एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ था, आपको उसने 3 लाइनों में लिख दिया उस चीज को। समझ में आ गया? अब आप, मैं एक और समझाओ, आप अपने दोस्त के साथ बीकानेर में जीण माता के मंदिर में घूमने के लिए चले गए, है ना। अब आपने क्या, अपने घर वालों को बताने लगे कि पहले मैंने बाइक ली, फिर बाइक से अपने दोस्त को लिया, फिर वहाँ से हम यहाँ पर ढाबे पर रुके, वहाँ पर चाय पी, फिर आगे गए, फिर हमें ये गांव में मिले, वहाँ पर ऐसे ऐसे खूबसूरत पहाड़ थे, ऐसे ऐसे रास्ते थे, वहाँ पर हमारा ये रिश्तेदार मिल गए, फिर हम मंदिर में गए, ये किया वो क्या, सारी चीज़ें बता दी। और एक दोस्त ने क्या किया, सीधा बताया कि यहाँ से हम एक बाइक लेकर चले गए और बीच में वो रिश्तेदार मिले, फिर मंदिर में ये किया और फिर घर वापस आ गए। ये क्या था? उस चीज को आपने संक्षिप्त में बता दिया। अगले वाला है निबंध के प्रमुख अंग कौन से होते हैं? तो निबंध के 3 प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। कोई भी निबंध लिखते हो उसके बारे में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? प्रस्तावना लिखी जाती है। विषय वस्तु, विषय विस्तार का क्या होता है? कोई भी जो विषय पर लिखते हो, जैसे मैं आपको समझाऊं, और फिर उपसार लिखा जाता है। अब अपन निबंध लिख रहे हैं आतंकवाद के ऊपर, तो सबसे पहले अपन प्रस्तावना लगाएंगे। प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है कि वास्तविकता में होता क्या आतंकवाद। कोई भी शब्द की जो परिभाषा या उसकी रूपरेखा तैयार की जाए कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जो काफ़ी दिनों से चली आ रही है। इसमें क्या होता है, कुछ गलत विचारधारा के लोग गलत कृत्य करके एक जो नरसंहार करते हैं या फिर जो मानव जाति उसको परेशान करने का कार्य करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आतंकवाद कहा जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? जो आपने कोई भी विषय वस्तु के बारे में बताया है, कोई भी विषय के बारे में आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन बताई, उसको प्रस्तावना कहा जाता है। अब विषय विस्तार क्या होता है? आपने क्या किया, कोई भी विषय था, कोई भी सब्जेक्ट था, उसके ऊपर आपने क्या किया? डिटेल में बताया। फिर उसका आतंकवाद था, उस पर आपने डिटेल में बताया आतंकवाद की शुरुआत कैसे हुई, आज के दिन आतंकवाद कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर वो आतंकवाद की जड़ें फैली हुई हैं, कौन से ग्रुप है वो इससे जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? और उपसंहार क्या होता है? आखिर में आपने क्या कर दिया? निष्कर्ष करके चीज़ों के बारे में बताया है कि हमें आतंकवाद से इस प्रकार से बचना चाहिए, हम किस प्रकार से इसका सामना कर सकते हैं। ये तो था आपके लघुत्तर जो जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। हिंदी भाषा के प्रमुख क्रिया, विशेषण व सर्वनाम और विशेषण संबंधित विशेषताओं को संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। क्रिया, सबसे पहले क्रिया क्या होती है? हिंदी में क्रिया का रूप कर्ता के लिंग, वचन और कार्य के अनुसार बदलता रहता है। तो क्रिया मैंने पहले भी समझाई थी। क्रिया क्या, आपके सामने जो कर्ता हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, उनके अनुसार बदलती रहती है। जैसे लड़का जाता है, लड़की जाती है, तो आप ऐसे बताओ ना कि लड़का होता है, वैसे थोड़ी कहता है कि मैं खाना खाती हूँ, नहीं कहता ना ऐसे, वैसे तो कहेगा कि मैं खाना खाता हूँ। तो क्रिया क्या, वचन बहुवचन के हिसाब से बदल जाएगी। वे जाते हैं, समझा, वे जा और वह जा रहा है, आ गया ना अंतर। तो यही है क्रिया क्या, वचन के हिसाब से, लिंग के हिसाब से और कार्य के अनुसार खुद को बदलती रहती है। सर्वनाम क्या होता है? वे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाते हैं। तो आपको पता है सर्वनाम वही शब्द होते हैं जिनको संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे राम आम खाता है, राम स्कूल गया, राम घर आ रहा है, तो इसमें राम की जगह पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? वह का प्रयोग कर सकते हैं। राम आम खाता है, वह घर जाता है, ऐसे प्रयोग कर सकते हो ना। तो राम की जगह आपने किन शब्दों को प्रयोग किया? राम संज्ञा है, उसकी जगह वह को प्रयोग किया, वो क्या है? सर्वनाम है। अगला क्या है? विशेषण। ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जो आपके सामने विशेषण कौन होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं।
हिंदी में विशेषण अक्सर विशेषे से पहले आते हैं। तो हिंदी भाषा होती है, इसमें विशेषण क्या आपके सामने हमेशा विशेषे से पहले आते हैं। जैसे सुंदर फल हो गया, लाल सेब हो गया, ये सब आपके सामने क्या होते हैं, आपके सामने विशेषण हमेशा विशेषे से पहले आते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, यूनिट फर्स्ट में आपको चौथा में प्रश्न आ सकता है, शब्द भंडार से आपका क्या तात्पर्य है। हिंदी में शब्द भंडार की संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो शब्द भंडार का तात्पर्य किसी भी भाषा में मौजूद सभी तत्वों को, सभी शब्दों का संग्रह है। मतलब शब्द भंडार क्या होते हैं, कोई भी भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, कोई भी भाषा है, उसमें कितने शब्दों का जो भंडार है उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने शब्दों के नाम से जाना जाता है। जैसे आप कोई भी शब्द बोल रहे हो हिंदी में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये किसका हिस्सा है, शब्द भंडार का हिस्सा है। आपने डिक्शनरी देखी होगी बचपन में, शब्दकोश, शब्दकोश में क्या होता है, शब्दों का ही कोश होता है, शब्दों का ही भंडारण होता है। हिंदी का शब्द भंडार बहुत विशाल और समृद्ध है, क्योंकि केवल संस्कृति नहीं बल्कि अरबी, फारसी और अन्य भाषाओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। मतलब अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का शब्दकोश बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है हिंदी का शब्दकोश, क्योंकि इसमें सिर्फ एक भाषा नहीं देखने को मिलती है आपके सामने। हिंदी में आपको सिर्फ एक भाषा ही नहीं देखने को मिलती है, बल्कि इसमें अलग अलग भाषाएं, संस्कृति के शब्द हैं, अग्नि है संस्कृत का शब्द है, आग हिंदी का शब्द बना दिया आपने। समझ में आ गया आपने? आपने बोला कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बोलते हो ना, तो कॉलेज शब्द किसका है, अंग्रेजी शब्द है। समझ में आ गया आपके सामने? तो ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। आपने कहा कि भाई जाओ एक गिलास लोटा मुझे पानी का ला के दो, किसका शब्द है, वो स्थानीय शब्द है, स्थानीय भाषा का। इस तरीके से जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, साथ के साथ बहुत से फारसी शब्द हो गया आपने, है ना, बहुत से जनाजा शब्द हो गया। इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये जो पारसी जितने भी शब्द हैं उनको हिंदी भाषा में समेटे हुए। हिंदी के शब्द भंडार का मुख्य रूप 4 भागों में बांटा गया। तो हिंदी का जो शब्द भंडार उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, जो शब्द जिन शब्दों का हिंदी भाषा में सीधा का सीधा प्रयोग किया जाता है, जैसे अग्नि और वायु। समझ में आ गया? तो ये कैसे शब्द हैं, ये सीधे के सीधे शब्द हैं जिनका उपयोग किया जाता है, उनको तत्सम शब्दों के नाम से जाना जाता है। तत्व शब्द संस्कृत से रूप बदल कर आए हैं, जैसे आग और वायु है, ये क्या है आपके सामने संस्कृत से रूप बदल कर आए हैं आपके सामने। अग्नि से आग होता है, वायु से हवा का उपयोग होता है। देशज स्थानीय बोली के शब्द होते हैं कुछ, पगड़ी और लोटा, ये कैसे शब्द होते हैं आपके सामने, ये स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। विदेशी भाषाओं से आए शब्द, डॉक्टर और स्कूल विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं आपके सामने, इन शब्दों को आपके सामने जो विदेशी भाषा से इन शब्दों को प्रयोग किया जाता है डायरेक्ट। समझ में आ गया? अब आप बात करें अपन यूनिट नंबर 2 की। समास को परिभाषित करते हुए इसके भेदों को लिखिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द निकले उसको क्या कहा जाता है आपके सामने, समास कहा जाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया आपने और उससे मिलकर कोई एक नया सार्थक शब्द निकल रहा है। राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। समझ में आ गया आपके सामने? 2 शब्द थे, राजा प्लस पुत्र, उनको जोड़ा एक शब्द बन गया राजपुत्र। इससे क्या है, एक नया शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसमें शब्दों के बीच में विभक्तियां विलुप्त हो जाती हैं। तो इनसे क्या हो जाता है, 2 अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, उनमें जो अर्थ था उनका वो अलग अलग हो जाता है, उससे एक अर्थ निकल कर आ जाता है। इसके कुल 6 आपके सामने डिफरेंस है। पहला कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। इसमें क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, जैसे यथा शक्ति, यथा प्लस शक्ति। तत्सम समास, कारक चिन्हों का लोप होता है, जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है, जैसे राजा का पुत्र हो गया आपके सामने। कर्मधारय समास, विशेषण विशेषण का संबंध होता है, नील प्लस कमल, नीला है जो कमल। समझ आ गया? कमल कैसा है, नीला है। क्या बता रहा है, विशेषण विशेषण की आपके सामने संबंध प्रकट हो रहा है। कमल की विशेषता क्या है, वो नीला है। द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची होगा, चौराहा। द्विगु कैसा होगा, द्विगु क्या, 2 से याद कर लो, जहां पर पहला जो चौराहा हो गया, जहां पर 4 रास्तों के समूह को बोला जाता है। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होंगे, माता पिता, दोनों शब्द क्या है, प्रधान है। माता और पिता 2 अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अपना महत्व है, दोनों ही प्रधान होंगे इसके अंदर। बहुब्रीहि समास, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत देते हैं, जैसे दशानन, 10 सिर हैं जिसके, वो क्या है, बहुब्रीहि समास है। दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का आपके सामने प्रयोग हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इतना सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। मेरा प्रयास है कि आपको मॉडल पेपरों के माध्यम से अच्छे से पढ़ाया जाए सारी चीज़ें।
उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्दों को बताइए। जो शब्द पहले लगते हैं वो क्या होते हैं आपके सामने? उपसर्ग होते हैं। जैसे विशेषण वी प्लस शेष, तो विशेष बन गया आपके सामने। अज्ञान, अ प्लस ज्ञान, अज्ञान बन गया। प्रहार, प्र प्लस हार, सुपुत्र का सु प्लस पुत्र, और अनु प्लस शासन, तो अनु प्लस शासन क्या? अनुशासन हो गया। तो उपसर्ग को पहले याद को उप मतलब पहले लगता है, समझ आया? पहले आता ना, उप कोई भी चीज़ पहले होती है, उसके बाद में बाद में होती है। तो उपसर्ग पहले आएगा और प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगते हैं। जैसे लिख प्लस आई, लिखाई हो गया। समाज प्लस एक, सामाजिक हो गया। मानव प्लस ता, मानवता हो गया। लड़ प्लस आई, लड़ाई हो गया। गाना प्लस गान, गाने वाला क्या हो गया? गाने वाला हो गया। समानार्थक और विलोम शब्दों के महत्व को समझाइए। तो समानार्थक शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, दोनों क्या महत्व होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। समानार्थक शब्द क्या होते हैं? इनका महत्व भाषा को अधिक प्रभावशाली और समर्थ बनाने के लिए होता है। तो जो आपके सामने जो समानार्थक शब्द होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ताकि भाषा है वो और ज़्यादा प्रभावशाली बन सके और समृद्धशाली है वो बन सके। ये वे शब्द एक ही नाव के दो अलग अलग शब्दों में व्यक्त करने की सुविधा देते हैं। समानार्थी शब्द कैसे होते हैं? जो आपको एक ही शब्द है, जैसे कि आप जो गगन है उसका आकाश है, उसको गगन भी बोल सकते हो, अंबर भी बोल सकते हो, है ना? आपके पास अब क्या, आपके पास शब्दों का भंडार बढ़ गया। उसी शब्द को आप अलग अलग भाषा में उपयोग करके लिख सकते हो, जिससे भाषा को बोलने में विविधता आती है आपके सामने। और एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करने से बचा जा सकता है। तब आप बार बार आप आकाश क्यों बोलो, आप गगन भी बोल सकते हो, अंबर भी बोल सकते हो। इन प्रकार के शब्दों को प्रयोग किया जा सकता है। समझ आ गया? तो समानार्थी शब्द आपके शब्द भंडार को बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपको भाषा शैली उसको और विविध और सुंदर और शानदार बनाने का कार्य करते हैं। विलोम शब्दों की बात करें, इनका महत्व विचारों को स्पष्टता और गहराई से लाने का होता है। तो विलोम शब्द क्या होते हैं? इनका कार्य होता है, इनको जो विचार होते हैं इनको स्पष्टता से और गहराई से पेश किया जाए, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। यह शब्द अर्थों के विपरीत दिखाकर भावों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करते हैं। और ये शब्द क्या करते हैं आपके सामने? इनका अर्थ आपके सामने, विलोम शब्द क्या होगा? उल्टे शब्द होते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? आने का जाना, है ना, खुशी का गम, तो कोई भी चीज़ है उसका उल्टा आपको समझ में आता है विलोम शब्दों में। इनका प्रयोग तुलना करने और किसी भी बात को दोनों और पहलू दिखाने में किया जाता है। तो कोई भी चीज़ को आप कंपैरिजन कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, दो अलग अलग पहलुओं के रूप में बता रहे हो, इसके लिए उसमें प्रयोग किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग से भाषा में क्या परिवर्तन आता है? मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग से भाषा में कैसे परिवर्तन आता है, आपको इसके बारे में बताना है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। और जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होते हैं ये भाषा में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। पहला है सजीवता और रोचकता। ये भाषा को नीरस होने से बचाते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है? जो भाषा होती है वो नीरस होने से बचती है और उसे जीवित बनाते हैं, और उसको क्या करते हैं? जीवित बनाने का कार्य करते हैं। संक्षिप्तता की बात करें आपके सामने, ये कम शब्दों में बड़ी बात कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहली बात है, अगर आपने कहा कि अधगल गगरी छलकत जाए, आपका दोस्त है उसको ज्ञान कम है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो आपने तुरंत कह दिया कि अधजल गगरी छलकत जाए, बोल दिया आपने। अब क्या बात सुनने में अच्छी लगी, समझ में आ गया, सामने वाले को समझ में आ गई। दूसरी बात क्या, छोटे शब्दों में आपने सब कुछ कह दिया। अब आप क्या करते हैं? आप उसको कई देर तक समझाते हैं, कोई मतलब नहीं है, एक सेंटेंस कहा और सामने वाला समझ गया, रोचक की रोचक बात हो गई और छोटे शब्दों में समझ में भी आ गई। प्रभावशालीता, इनके प्रयोग से भाषा में विशिष्टता आती है और वक्ता श्रोता पर अधिक प्रभाव डालता है। तो क्या होता है, इनका जैसे प्रयोग करते हो आप, तो इससे क्या भाषा को विशिष्ट बनती है, भाषा शानदार बनती है और वक्ता अपनी बात बोलने पर क्या होता है? अधिक प्रभाव डालता है। और साथ के साथ जो वक्ता होता है वो अपनी बात जब कहता है तो उसका और अधिक जो आपके सामने प्रभाव देखने को मिलता है। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, एक व्यवसायिक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। तो एक व्यवसायिक पत्र है, उसका प्रारूप तैयार करना आपको तो ये तो छोड़ो, मैंने करवा दिया था पहले आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है, निविदा और परिपत्र में क्या अंतर होता है? तो निविदा और परिपत्र में क्या अंतर होता है?
निविदा क्या होती है? यह एक सार्वजनिक आमंत्रण होता है जो किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा किसी कार्य को करने या वस्तु को खरीदने के लिए योग्य ठेकेदारों और फर्मों को प्रस्ताव मंगवाने के लिए जारी किया जाता है। तो निविदा क्या होती है? निविदा एक प्रकार का सार्वजनिक टेंडर होता है जो कोई भी सरकारी विभाग हो गया, संस्था हो गई, उससे काम करवाने के लिए क्या किया जाता है? वस्तु खरीदने के लिए जो ठेकेदार या फर्म होता है उससे प्रस्ताव मंगाने के लिए किया जाता है। जैसे आपके गांव की सड़क है, आपके या फिर आपका जो गांव है ना, उसके अंदर कोई पानी की टंकी बनानी है, तो इसके लिए कोई क्या निकाल जा रहा है? ग्राम पंचायत द्वारा एक निविदा निकाली गई कि जो भी ठेकेदार है 2 लाख रुपए में हमारे गांव की टंकी, पानी की टंकी का निर्माण करना है, जो भी ठेकेदार इच्छुक है वो क्या कर सकता है? इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, नीलामी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फिर नीलामी होती है और फिर जो सबसे कम प्राइस में बिड लगाता है उसको ये ठेका मिल जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? निविदा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सबसे उपयुक्त और किफायती प्रस्ताव चुनाव करना है। तो क्या होता है इससे? प्रतिस्पर्धा, ताकि अलग अलग प्रकार के ठेकेदार आएंगे, वो क्या फॉर्म भरेंगे, नीलामी होगी, तो इससे क्या होगा? सबसे बढ़िया आदमी मिलेगा और प्रतिस्पर्धा भी इससे बढ़ती है। परिपत्र की बात करें, एक ही संदेश जिसे एक कार्यालय या विभाग द्वारा एक ही समय पर कई व्यक्तियों या विभागों को भेजा जाता है। परिपत्र क्या होता है? एक ही प्रकार का जो संदेश होता है उसको कार्यालय या विभाग द्वारा एक ही समय पर आप कई लोगों को भेजा जाता है। जैसे आपके पास आपकी जो स्कूल है, कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा टाइम टेबल जारी किया गया या फिर ऐसे जारी किया गया कि 25 तारीख से आपकी एग्जाम होगी, तो यह आपकी सारी कॉलेजों को जारी होगा, आपको भी जारी होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। या फिर ऐसे कोई सर्कुलर जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि आपके कॉलेज के 27 तारीख तक सभी कॉलेज वालों को अपना प्रैक्टिकल करवा लेना है, तो ये भी किस में आएगा? आपके सामने सर्कुलर के नाम से जाना जाता है, जो कोई विभाग या कार्यालय द्वारा एक व्यक्ति को या विभाग को भेजा जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? किसी जानकारी या निर्देश को संबंधित विभाग को पहुंचा देना। समझ में आ गया? संबंधित विभाग तक कोई चीज पहुंचा दी, उसी को परिपत्र के नाम से जाना जाता है। सरकारी टेंडर लेने के लिए कोई भी चीज को निविदा जारी की जाती है, और परिपत्र कोई भी सरकारी विभाग या सरकारी जो कार्यालय उसके द्वारा कोई एक नोटिस दिया जाता है ताकि वो सारे लोगों तक जानकारी पहुंच जाए, उसी को परिपत्र के नाम से जानते हैं। अगले वाला है पलवन के प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं? पलवन का अर्थ होता है किसी सुक्ति, कहावत या विचार को विस्तार पूर्वक समझाना। पलवन क्या है? 9 2 11 होना। इसको आप डिटेल में समझा रहे हो, उसी को क्या कहा जा रहा है? पलवन के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं? मूल भाव का विस्तार, दिए गए विचारों के मूल भाव को समझाना और इससे विस्तार करना। मतलब आप जो भी कोई चीज़ बता रहे हो उसको आप डिटेल में समझाते हो, उसको विस्तार में समझाना क्या कहा जाता है? आपके सामने पलवन के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? विचारों की क्रमबद्धता। पलवन में विचार क्रमबद्ध और तार्किक रूप से प्रस्तुत होने चाहिए। तो कोई भी विचारों को प्रकट कर रहे हो, आपको पलवन में कैसे प्रकट करते हैं अपन? उनको एक विस्तार रूप से आप प्रकट करने का कार्य करते हो, तार्किक रूप से प्रस्तुत करने का कार्य करते हो। सरल भाषा में प्रयोग, भाषा अगर पलवन की यूज करो तो सरल भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावी ढंग से, प्रभावमय ढंग से उसको प्रस्तुत करना आना चाहिए आपको। उदाहरण और तर्क, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए प्रासंगिक बातों का प्रयोग करें, जैसे उपमा या तर्क दिए जा सकते हैं। तो आप अपनी बात कर रहे हो, उसको रोचक ढंग से प्रयुक्त करना जरूरी है। अगला क्या है? नीचे एक संक्षेपण दिया, आप उसको संक्षेपण को बनाना है। जैसे आज का युग इंटरनेट का, विज्ञान का युग है, विज्ञान में जहां हमें अनेक सुविधाएं दी हैं वहां पर कुछ दुष्प्रभाव भी दिए हैं। मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर हमारे जीवन का भिन्न हिस्सा बन गए हैं, लेकिन हम इस दूसरे से जुड़ गए हैं। जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कई काम कर सकते हैं, लेकिन अधिक प्रयोग से हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें इनका प्रयोग समझदारी से करना चाहिए। तो इसमें क्या संक्षेपण में, संक्षिप्त में बताना है, विज्ञान के इस युग में मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी तकनीक ने हमें क्या दिए? सुविधाएं दी। संक्षिप्त में बताना है, इसकी पहली लाइन जोड़ दी। इसके क्या फायदे? इसमें 2 चीज़ बताई गई है फायदों में। इसे हम आसानी से जोड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर ज़्यादा प्रयोग करोगे तो इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, इसलिए हमें समझदारी से इनका उपयोग में करना चाहिए। तो यह आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट मॉडल पेपर है। जाओ और जाकर जो मैंने डाल रखा है यहाँ पर आपके सामने जो टेलीग्राम चैनल पे, जरूर से ज्वाइन कर लेना। आगे जितने पेपर होंगे सबके फ्री में PDF मिलने वाली है आपको। धन्यवाद।